नो चलो बातें नहीं। इसके केस में देखना L1 L2 L3। अरे इधर देख, कोई बात नहीं। L1 L2 और L3, ठीक है। पहले क्या था, R R डैश से कनेक्टेड था, Y Y डैश से, B B डैश से। नो क्या हुआ, कोई बात नहीं। इसके केस में क्या होगा, पहले वाले केस में जब सेम वोल्टेज आता था तो बल्ब ग्लो नहीं करता था, मैक्सिमम टाइम नहीं करेगा। यहाँ पे आर और वाई फेज जो है, क्या उन दोनों की सेम वोल्टेज चलती है? सेम वोल्टेज नहीं चलती। अगर सेम वोल्टेज नहीं चलती तो क्या L1 ग्लो करेगा? करेगा ना। वोल्टेज में डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करते ही बल्ब आपका ग्लो करेगा, डेफिनेटली करेगा। नाउ किसी किसी पॉइंट पे ऐसा भी केस आता है कि जब आर और वाई की वोल्टेजेस सेम निकल जाती है। जैसे जैसे ये वाला ही पॉइंट ले लो, ठीक है, नीचे वाला भी सेम ऐसे ही वोल्टेज दे रहा होगा। वोल्टेज तो आप मेंटेन करा लोगे ना, टर्मिनल वोल्टेज का तो क्लियर है, V1 इक्वल टू V2 करा ही लोगे। नाउ ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम आ रहा है वोल्टेज। तो कई पॉइंटों पे ऐसे भी आएगा जिस टाइम पे इक्वल हो जाएगा, बल्ब आपका क्या होगा, डार्क बनेगा, फिर वापस से ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नाउ अगर बल्ब ब्राइट और डार्क बनता है तो वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ज्यादा चाहते हो ब्राइटनेस और डार्क के बीच या कम? ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए तो वो फ्रीक्वेंसी वाला सेम भी हो जाएगा केस आपका। नाउ अब इधर एक चीज देखते हैं, इसको करने से क्या होगा। पहले वाले केस में आपका L1 ग्लो करेगा, L2 भी ग्लो करेगा, L3 भी ग्लो करेगा, तीनों के तीनों आपके ग्लो करेंगे। फ्रीक्वेंसी वाला केस भी हो जाएगा टाइम पीरियड वाला, कि टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए, वो टाइम पीरियड आप बढ़ा लोगे बाय द वेरिएशन ऑफ स्पीड। अगर मान लो आपके फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खा रही, इसमें जल्दी जल्दी टाइम पीरियड आ रहा है, तो आपको टाइम पीरियड को बढ़ाने को, फ्रीक्वेंसी को वेरी कराओगे, कम कराओगे या ज्यादा कराओगे वो आपके अकॉर्डिंग है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। ये क्लियर है? तो ये वाला कौन सा मेथड है, 3 लैम्प ब्राइट मेथड। सब कुछ सेम है, सिर्फ L1 L2 और L3 कनेक्ट किया है, R Y डैश से, Y B डैश से और B के साथ R डैश। ग्लो एक साथ करेंगे, वही सेम पूरा का पूरा है, बस ये वाला ब्राइट मेथड है। तो इसके अंदर एक एडवांटेज जो हमें मिला वो क्या है, कि अब अगर गल सिंक्रोनाइजिंग के टाइम पे बल्ब आपका कोई फ्यूज हो जाए तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन किस टाइम पे करेंगे, डार्क टाइम पे या ब्राइट टाइम पे? ब्राइट टाइम पे, ठीक है। 3 लैम्प ब्राइट मेथड बनाओ भाई जल्दी जल्दी। वोल्ट मीटर लगा लेना नीचे V2 करके, लगा लोगे ना? थोड़ी सी यहाँ जगह ले लेना, एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा लेना।
उसके केस, पहले वाले केस में ब्राइट बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, यहाँ पे डार्क कम टाइम के लिए बनेगा। मेन है हमें टाइम पीरियड चेक करना है, कितने कितनी देर में बन रहा है। या हाँ बी पे आर है, आर पे बी। अच्छा, वो तो कोई नहीं, यहाँ चेंज कर लो तो भाई, इनको हटाई दो, बस उधर लिख लो, लिखो तो इधर बी लिख दो, वाई लिख दो, उधर एक ही बात है। यहाँ मैंने कलर नहीं बना रहा ना आर वाई बी का, तो वो कोई यूज भी नहीं है कोई ज्यादा। जहाँ कलर की रिक्वायरमेंट होती है मैं यूज कर लूंगा। अगर जैसे ये बॉटल पैक की पैक नीचे गिरेगी तो क्या होगा? ये बॉटल पैक की पैक नीचे गिरेगी तो क्या होगा? हम्म, टूट जाएगी, प्रेशर आता है बहुत। इवन अगर आप प्रेशर करके पूरा जैसे फुल भरी है या थोड़ी हाफ, तो ये पीछे से भी फोर्स लगा दोगे ना जोर लगा के, आगे से या तो ढक्कन टूटेगा या बॉटल टूटेगी। ये तो गिरी है, ऊपर से नहीं गिरी हुई, तो टेढ़ी हुई है। ला देगा, दूसरी ला देगा। चलो इसमें लिखो, इफ ऑल द कंडीशंस, if all the conditions of parallel operation, if all the conditions of parallel operation are satisfied, if all the conditions of parallel operation are satisfied in the bright period, in the bright period, then synchronizing switch is closed. Then synchronizing switch is closed. If all the conditions of parallel operation are satisfied in the bright period, then synchronizing switch is closed. If all the conditions of parallel operation are satisfied in the bright period, then synchronizing switch is closed. यहाँ इन फेज कहाँ होगा वोल्टेज? बस मतलब कि दोनों की जो वोल्टेजेस है इन फेज कब होगी, ब्राइट में या डार्क में? ब्राइट में। पहले वाले में डार्क में इन फेज था। तो सेकंड पॉइंट लिखो, इन द ब्राइट पीरियड alternator and bus bar voltage is alternator and bus bar voltages are in phase, are in phase. Next point, in this method while operating synchronizing switch, in this method while operating synchronizing switch,
in this method while operating synchronizing switch, if any one of the bulb is burn comma लगा के, it is possible to identify the corresponding bulb. It is possible to identify the corresponding bulb. ये क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज इन फेस तो है, इन फेस तो ब्राइट में है ना, ब्राइट टाइम पे। फ्रीक्वेंसी का अभी भी नहीं पता चल रहा कम है या ज्यादा है, आपको वही अल्टरनेटर की स्पीड को वेरी करके चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। मतलब अपने को एग्जैक्टली नहीं पता कम करनी है या ज्यादा करनी है, वो देखना वैसे ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज में लिखो। बाकी है क्या तुम्हारा डायग्राम? ठीक है, बना लो, जल्दी बना लो। In this method also it is not possible to identify whether in this method also it is not possible to identify whether incoming alternator frequency is above rated or below rated. Whether incoming alternator frequency is above rated or below rated. नेक्स्ट हेडिंग डालो 2 लैम्प ब्राइट एंड 1 लैम्प डार्क मेथड। 2 लैम्प ब्राइट कमी दो, पहले वाले की कमी थी बर्नआउट होना, उसको हमने कैसे दूर किया कि अगर हम ब्राइटनेस के टाइम पे चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये क्लियर है? नो। एक बल्ब L1, L2 और L3 है, ठीक है। L1 को मैंने R और Y डैश से कनेक्ट किया, L2 को Y R डैश से, और L3 को जो बल्ब है आपका वो B और B डैश से कनेक्टेड है। नाउ कौन से वाले डार्क है कौन से वाले ब्राइट बता सकते हो वैसे? डार्क है। मेथड तो ये आपको क्लियर हो जाता है ना। अब एक्चुअल में ये ग्लो कैसे करेंगे? जैसे ब्राइट है डार्क है, पहले वाला क्या सीक्वेंस से था, जैसे पहले L1 का था, पहले ये L2 इससे कनेक्टेड था, ये वाला इससे कनेक्टेड था, तो तीनों के अंदर जो डिफरेंस एक के बाद एक का चलता था, तो सेम वोल्टेज आता था, तो साइमल्टेनियसली सब कुछ चलता था। यहाँ पे केस उल्टा है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला उल्टा R डैश से कनेक्टेड है, और ये इधर सीधा कनेक्टेड है। तो इसके केस में क्या होगा? जैसे लाइक दिस इज R, नेक्स्ट है Y एंड दिस इज B। नाउ R का जो बल्ब है वो किससे कनेक्टेड है? Y डैश से, ठीक है।
दिस इज वाई डैश, और यहां पर एक बल्ब लग रहा है जिसका नाम है L1। ये क्लियर है ना? जो वाई वाला बल्ब है वो किसके साथ कनेक्टेड है? आर डैश के साथ में। तो यहां कर देते हैं L2 बल्ब, और ये किसके साथ? आर डैश के साथ कनेक्टेड है। बी का बल्ब किसके साथ कनेक्टेड है? बी डैश L3। ये क्लियर है? नाउ अब मान लो कि आपका जो फेज सीक्वेंस है वो आर वाई भी चल रहा है। फेज सीक्वेंस तो दोनों का आर वाई भी आपने मेंटेन करा लिया था, ठीक है। फेज सीक्वेंस के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी की। मान लो कि बस बार की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बार इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। उसके केस में क्या होगा? डोमिनेंसी किसकी होगी? बस बार की। तो बस बार का फेज सीक्वेंस क्या? आर वाई बी, आर वाई बी। तो ग्लोइंग जो होगी वो ऐसे होगी L1 L2 L3, L1 L2 एंड L3। ये ध्यान रखना। नाउ अगर मान लो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाती है बस बार के कंपेयर, तो डोमिनेंसी किसकी होगी? अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर का आर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बी आएगा। ये मैंने फेजर नहीं बनाया, मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये फेजर नहीं बनाया कि आप ऐसे सोचो कि फेज सीक्वेंस ऐसे है। हम पहले आर पे गए, इसका फेज सीक्वेंस दोनों का आर वाई बी है। नो, अब इसका देखना, आर डैश वाई डैश बी डैश। तो ग्लोइंग कैसे होगी? L2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर देन L1 एंड देन L3। तो ये दोनों अपोजिट है या सेम है? जैसे एक काम करो, अगर इसमें L1 रेफरेंस है तो इसमें भी L1 रेफरेंस मान लो। एक और चीज लिख दो ना, L2 L1 L3। L1 के साथ में रेफरेंस लेकर चेक कर लो। L1 तो सेम है, L2 L3 का चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में जो फेज सीक्वेंस है आपको नजर अलग आएगा या नहीं आएगा? जैसे कि यहाँ पे L1 के बाद L2 L3 ग्लो कर रहा है। जैसे पहले L1 ग्लो किया, L2 ग्लो किया, L3 ग्लो किया, तो आप बता दोगे कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? बस बार की ज्यादा है। बस बार की ज्यादा, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है या घटानी है? बढ़ानी है। अगर इसकी ज्यादा तो आपकी कम है, तो आपको स्पीड को बढ़ाना है। आपको क्लेरिफाई हो गया कि आपको स्पीड को बढ़ाना है। क्लियर? नाउ अगर मान लो अल्टरनेटर मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उस टाइम पे जो बल्ब ग्लोइंग का सीक्वेंस है वो बदल जाएगा। जैसे L1 के बाद L3 ग्लो हो जाएगा, फिर L2। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं, यही अपन लिख लेते हैं। समझ जाओगे ना कि L2 L1 L3 ग्लो चलेगा। ये फेजर्स नहीं बनाए, ये मैंने सिर्फ आपको कनेक्शन बनाया। पहले अगर आर फेज आएगा तो आर फेज का जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, मतलब जिसका मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, फिर दूसरे वाले का मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, फिर तीसरे वाले का आएगा। ग्लोइंग तो ऐसे ही चलने वाली है, तो इस अकॉर्डिंग ग्लो चलेगा। तो इसके अंदर हमारा दूर हो गई जो प्रॉब्लम आपकी फ्रीक्वेंसी की थी। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बस बार की ज्यादा है या अल्टरनेटर की ज्यादा है या किसकी कम है। क्लियर है? तो ये वाला कौन सा मेथड है? टू लैम्प एंड ब्राइट, वन वन लैम्प। इसको वैसे ही वन कर दो, वन लैम्प डार्क मेथड बनाओ भाई। जैसे इसको ऐसे देख लो कि अगर आपने थ्री फेजेस के अंदर लगा रखा है तो ऐसा ही कुछ कनेक्शन होगा। तो ये वाला चीज आपका अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये मींस ग्लोइंग अगर क्लॉकवाइज हुई, और ऐसा नहीं है कि आप क्लॉकवाइज को रट लो कि बस बार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। आपको चेक करना रहेगा कि बस बार की ज्यादा तो ग्लोइंग L1 L2 L3 है, नाम चेंज कर दिया तो फिर वो बदल जाएगा।
इसमें हाँ दो हर चीज दो इसकी घड़ी में अलग ही सारे टाइम देखो मेरे पास स्पीच चल रही है 2:30 बज रहे अगर टूट जाए तो अरे नाम अब सही था नींद नहीं धीरे लिखते हो क्या? धीरे लिखते हो क्या तुम? बना रहा है चल। ये बना लो, ये बना दिया तुमने नहीं बनाया क्या? उसके हिसाब से वैसे समझने के लिए तो है, लेकिन अगर वो सीक्वेंस बदल के दे देता है एग्जाम में तो आप बता सकते हो कि कौन सा ग्लो करेगा कौन सा। ठीक है। If all the parallel operation conditions are satisfied कब सेटिस्फाई होगा पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस? जब v1 इक्वल्स टू v2 हो जाए और फेज सीक्वेंस आपका मैच कर जाए और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, इन फेज हो। इन फेज कब होगा? यहाँ पे इस वाले केस में तीनों केस तो आपको फ्रीक्वेंसी वाला भी कर लिया, वोल्टेज वाला भी कर लिया आपने और फेज सीक्वेंस वाला भी कर लिया। अब बच रहा है इन फेज का। तो इन फेज कब होगा? कौन सा वाला ब्राइट रहे कौन सा डार्क रहे? मेरे हिसाब से L3 जब होगा तब इसके साथ से पहले वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखकर बताओ कि कौन सा वाला ब्राइट लग रहा है कौन सा डार्क लग रहा है। यस, तो लिखो व्हेन L1 L2 bulb
and L1 L2 bulbs becomes bright and L3 becomes dark and L3 becomes dark, the synchronizing switch is closed. And L3 becomes dark, the synchronizing switch is closed. No. Next point. बाकी रह गया क्या? Additional advantage in this method is comma लगा के it is possible to identify whether incoming alternative frequency is above rated or below rated. नेक्स्ट सिंक्रोस्कोप. कोई डाउट थोड़ी इसमें? सिंक्रोस्कोप, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप स्प्लिट फेज मोटर लगा दो. स्प्लिट फेज मोटर जो है वो फ्रीक्वेंसी के जो डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे काम करेगी. जो टॉर्क जनरेट करेगी वो फ्रीक्वेंसी का जो भी उसमें डिफरेंस आएगा ना उस पे वो काम करेगी. नाउ अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस ज्यादा है तो आपको इंडिकेशन ज्यादा मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कम है तो कम मिल जाएगा. तो बेसिकली ये तो एक मीटर की तरह हो गया. आपने बस वो मीटर से स्प्लिट फेज मोटर कनेक्ट कर दी जो आपको रीडिंग दे देगी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है बस बार से या कम है. ये क्लियर है? तो ये सबसे ऐसे बेस्ट मेथड है. बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि फेज सीक्वेंस नहीं बताएगा. मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे, जो टॉर्क जनरेट होता है ना स्प्लिट फेज में, वो जो भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे जनरेट होगा. ये क्लियर है? तो टॉर्क ये देगा और आपको ये तक बता देगा कि मान लो ज्यादा है तो इस साइड आ रहा है, कम है तो इस साइड आ रहा है. अगर ज्यादा डिफरेंस ज्यादा है तो पॉइंटर ज्यादा मूव कर जाएगा, वो तो पता चल जाएगा ना. मतलब ये एक तरीके से मीटर की तरह काम करता है. तो इसमें डायरेक्ट लिखो सिंक्रोस्कोप it consists of split phase motor, SPLIT, split phase motor. Split phase motor, कॉमा लगा के, the motor is designed such that torque developed the motor is designed such that torque developed is directly proportional to difference of bus bar frequency. Difference of bus bar frequency and the alternative frequency. और ये नोट कर लो, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू F1 और F2 का डिफरेंस है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज
it is very easy to conclude, it is very easy to conclude, it is very easy to conclude whether alternative frequency is above rated or below rated. Alternative frequency is above rated or below rated. Next point, in this method it is not possible to identify phase sequence. Identify phase sequence. No. इनमें कोई डाउट है क्या मेथड्स में? मेथड्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा से ज्यादा देखो आपसे पूरा मेथड तो वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। वो ऐसे पूछेगा कि कैसे वोल्टेज के बारे में कभी नहीं पूछना है कि वोल्टेज कैसे करना है, वो आपको सबको पता है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो चारों चीजें थी उनमें से पहले वाले का क्या डिसएडवांटेज है डार्क का? फ्रीक्वेंसी भी पता नहीं, एक तो फ्रीक्वेंसी अबव रेटेड है या बिलो रेटेड है ये एग्जैक्टली नहीं पता है, हम स्पीड को वेरी करके ही कर सकते हैं वो चीज। दूसरा इन फेस का भी पता नहीं चलता। इन फेज का तो चलता है, इन फेज तो डार्क टाइम आ गया तो वो इन फेज हो जाएगा। बल्ब बर्न आउट, बल्ब बर्न हो जाए तो वो चीज का हम पता नहीं लगा पाएंगे। दूसरे का के अंदर क्या किया, ब्राइट वाले में हमने बल्ब बर्न को तो सॉल्व कर लिया लेकिन फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम आई। तीसरे वाले में हमने दोनों चीजों का सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। चौथा वाला आपका सिंक्रोस्कोप है, वो डायरेक्टली टॉर्क बेस पे काम करता है। मोटर एक कि मोटर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया तो मोटर टॉर्क जनरेट डेफिनेटली कर देगी और वो रीडिंग ही आपको दिखा देगा। तो ये तो बेस्ट मेथड है ही, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है ना, तो कुछ करना, लेकिन हाँ थोड़ा कॉस्टली है। जैसे पहले वाले में तो आपको 3 बल्ब लगे थे डार्क मेथड के अंदर, इसके अलावा कुछ लगा ही नहीं। यहाँ पे मोटर लगा रहे हो आप लोग, मीटर लगा रहे हो, तो वो कॉस्ट आपकी बढ़नी पड़नी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ वेरिंग एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटिव, effect of varying excitation of alternator, VARYING, VARYING, effect of varying excitation of alternator when two alternators are connected in parallel, when two alternators are connected in parallel, ठीक है। टू अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एट नो लोड, ब्रैकेट में कर लो नो लोड या फिर नो लोड। क्या होगा अगर 2 अल्टरनेटर आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो? क्या ये दोनों अल्टरनेटर पैरेलल हो गए? यहाँ पे कुछ टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल रहा होगा, ये क्लियर है? ये आपका पैरेलल के अंदर 2 अल्टरनेटर कनेक्टेड है। हेडिंग क्या है? ऑफ वन अल्टरनेटर। नाउ फॉर एग्जांपल आपका जो जनरेटर है वो E1 इक्वल्स टू E2 देगा, ये आप मेंटेन कराओगे कैसे ना कैसे? एज्यूम कर लो 400 वोल्ट, दोनों के जो दोनों जनरेटर है आपके 400 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, इन जनरल एक एग्जांपल है। अब आपने क्या किया, फर्स्ट जनरेटर का एक्साइटेशन बढ़ा दिया। अगर फर्स्ट जनरेटर का एक्साइटेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा। मान लो कि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ के वो पहुंच गया 420 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अगर 420 के आसपास आ गया तो क्या होगा, मींस ये केस ऐसा कुछ बन जाता है ना, जैसे यहाँ बीच में इम्पीडेंस लगा दो, नो यहाँ 420 है, यहाँ 400 है, तो कुछ करंट फ्लो होगी या नहीं होगी इस जनरेटर के अंदर?
डेफिनेटली होगी, वोल्टेज का डिफरेंस आ गया, पहले 400 400 था तो कोई करंट नहीं जाता था, तो यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी या नहीं होगी? ये डेफिनेटली सर्कुलेटिंग करंट आएगी। ये जो सर्कुलेटिंग करंट है यहाँ पे क्या होगा? सर्कुलेटिंग करंट तो आगे डेफिनेटली सेकंड अल्टरनेटर के अंदर भी जाएगी, सेकंड अल्टरनेटर के अंदर भी जाएगी, तो ये इसको भी एक्साइटेड करेगी या नहीं करेगी? करेगी। और इसको करंट अगर जा रही है तो करंट आगे जाके फ्लक्स भी बनाती है, फ्लक्स बनाती है तो वोल्टेज भी इंड्यूस होता है, डेफिनेटली होता है। नाउ करंट जो वोल्टेज बना रही है इस वाले के अंदर भी एक वोल्टेज बनाएगी, ये जो वोल्टेज बना रही है ये इसी का करंट है। अगर खुद के ही करंट से वोल्टेज बनता है तो लेंज लॉ लगता है या नहीं लगता? एक तरीके से लगता है। तो ये जो करंट होगी सर्कुलेटिंग करंट, इसमें लेंज लॉ लगा रही होगी, इसको सपोर्ट कर रही होगी, डेफिनेटली कर रही होगी। इसका मीनिंग ये होगा कि ये क्या कर रही होगी, इसको तो मैग्नेटाइज कर रही होगी, इसको डीमैग्नेटाइज कर रही होगी। मतलब दोनों का जब 400 वोल्ट था, अब ये क्या करेगी, दोनों को किसी इसका वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेगी, इसका घटाने की कोशिश करेगी, दोनों को एक पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल 410 पे दोनों को सेटल कर दिया, दोनों के दोनों 410 पे सेटल हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होएगा कि ज्यादा देर तक करंट चल रहा है। इवन अगर मान लो कि एक का वोल्टेज ऊपर नीचे हो भी गया तो सिंक्रोनस जनरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेंगे, एक नॉमिनल वोल्टेज जो भी होगा उस पे आ जाएंगे। ये क्लियर है? ठीक है, इसको चाहे बना लो थोड़ा सा। अगर हमने किसी एक जनरेटर का एक्साइटेशन को चेंज किया, इंक्रीज किया, तो उसका वोल्टेज बढ़ेगा, जिस वजह से सर्कुलेटिंग करंट आएगा। सर्कुलेटिंग करंट इसको मैग्नेटाइज करेगा और इसको डीमैग्नेटाइज करेगा, और डीमैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो वोल्टेज था वो दो, इसका तो कम होगा और इसका थोड़ा बढ़ेगा, और एक किसी पॉइंट पे आके सेटल हो जाएंगे। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, फिर वापस कोई करंट नहीं। जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटिव आ गया, डीसी के केस में क्या है, जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटिव आ गया पैरेलल में, आप एक काम करो, खुद की करंट रेटिंग सेटिस्फाई कर दो और अपना वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करो, सर्कुलेटिंग करंट उस जनरेटर में जाएगा और उसको डैमेज कर देगा, जबकि यहाँ पे एक सेटल कर देगा। तो मतलब कोई खतरा नहीं है कि एक दूसरे को आपस में कोई छेड़खानी होगी, तो ये सेटल हो जाएंगे बराबर वोल्टेज पे। हाँ, नॉर्मल खुद की लैंग्वेज में लिख लेना, एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेटर इज इंक्रीज। समझ जाओगे? ठीक है, फिर भी लिख लेना क्योंकि 2 महीने बाद याद नहीं होता है। एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेटर, इफ एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेटर इज इंक्रीज, एरो लगा लो, इफ एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेटर इज इंक्रीज, then E1 will increase, E1 increases, therefore IC circulating current will come.
हो गया क्या ये समझ जाओगे ना, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, दोनों एक पॉइंट पे आके सेटल हो जाएंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ वेरिंग मैकेनिकल इनपुट, इफेक्ट ऑफ वेरिंग मैकेनिकल इनपुट, इफेक्ट ऑफ वेरिंग मैकेनिकल इनपुट, ब्रैकेट में ड्राइविंग टॉर्क और स्टीम इनपुट लिख सकते हो, ड्राइविंग टॉर्क स्लैश स्टीम इनपुट, ड्राइविंग टॉर्क स्लैश स्टीम इनपुट, STEAM स्टीम, भाप, स्टीम इनपुट। मतलब स्टीम इनपुट को आप चेंज कर रहे हो एक तरीके से, इसके केस में क्या होगा, नो आप ऐसे सोचो कि आपने क्या किया, जनरेटर 1 का जो मैकेनिकल इनपुट था उसको इंक्रीज किया, उससे क्या होगा, EMF इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो EMF चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होने वाली है। एक तो आपका E1 इंक्रीज हो जाएगा, एक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ अब क्या होगा, E1 के चेंज होने से एक करंट आना स्टार्ट हो जाएगी, ये सर्कुलेटिंग करंट आ गई। नाउ इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, मतलब ये कर रहा होगा सिंक्रोनस जनरेटर की तरह, ये कर रही होगा सिंक्रोनस मोटर की तरह, फिर करंट अब ले रही है तो नो। जब भी करंट मोटर के अंदर जाता है तो वो उसको एक्सेलरेट करता है या डी एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट ही करता है, उसको रोटेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो होगा क्या कि इसकी स्पीड ज्यादा होने की कोशिश करेगी, और सेम करंट जनरेटर में से जाता है तो वही सेम उसको एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट करता है, डी एक्सेलरेट करता है। तो यहाँ के केस में क्या होगा, इसको डी एक्सेलरेशन किया जाएगा। तो जैसे मान लो कि इसकी आपने स्पीड को 50-50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, दोनों की 50-50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, स्पीड में चेंज करने से एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। अब एक जनरेटर ने 50 से चेंज करके वो पहुंच गया लगभग 52 या 53 पे, ये क्लियर है। जैसे ये 52 पे पहुंचा है, 53 पे पहुंचा, सर्कुलेटिंग करंट आना स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली, कि इसका इनपुट ज्यादा हो गया। सर्कुलेटिंग करंट इसको क्या करेगी, मतलब एक टॉर्क जनरेट हो, जैसे ये मोटर की तरह भी ये कर रहा है सिंक्रोनस मोटर, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा। करंट आ रहा है तो टॉर्क डेफिनेटली जनरेट होगा, वो टॉर्क यहाँ पे क्या करेगा, प्राइम मूवर टॉर्क को सपोर्ट करेगा और इसकी स्पीड को बढ़वा देगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो इसका अपोज करेगा, जनरेटर में अपोज करता ना, मैंने बताया था जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और प्राइम मूवर टॉर्क अपोजिट होते हैं, जबकि मोटर में सेम होते हैं। तो यहाँ पे दोनों टॉर्क आपके सिमिलर हो जाएंगे, यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगे, तो इसकी स्पीड कम होने की कोशिश करेगी, इसकी बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इसकी बढ़ने की कोशिश करेगी तो फाइनल सेटल पॉइंट 51 के आसपास हो सकता है। तो इवन अगर एक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी में भी चेंज हुआ तो भी आपके दोनों जनरेटर इक्वल फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लेंगे। तो ये सही बात है या नहीं है, सही है कि आपका चाहे एक जनरेटर कुछ भी आपकी फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर रहा है तो दूसरा भी सेटल हो जाएगा। नो अब ऐसे मत सोचना कि 50 एक साथ लग रहे हैं, एक में थोड़ा सा चेंज आया तो क्या होगा, क्योंकि वो 50 है वहां पे, तो वो इतना ज्यादा वेरिएशन उस पर नहीं आने वाला है, क्योंकि उसी के ऊपर एक पे ही अपोजिशन लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसका वेरिएशन भी क्लियर हो गया अब आपको कि फ्रीक्वेंसी पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, एक सेटल पॉइंट ये ढूंढ लेंगे। बना लो भाई।
जैसे इसको ऐसे लिख लो, नाउ E1 बिहेव्स एज, इधर एक बार देख लेना है तो सिंक्रोनस जनरेटर, एंड E2 बिहेव्स एज सिंक्रोनस मोटर. IC will come and it will produce, इसको सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क बोलते हैं. आईसी जो है वो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. दोनों मोटर्स में करंट आ रहा है, डेफिनेटली टॉर्क आ ही जाएगा. एंड दिस synchronizing torque increase the speed of generator number 2 and decreases the speed of generator number 5. And both will settle on a common frequency. इन सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क इंक्रीज का मतलब होता है एक्सेलरेट करना. इसके ब्रैकेट में लिख लेना चाहे एक्सेलरेट जनरेटर 2 एंड इसके ब्रैकेट में डी एक्सेलरेट जनरेटर 1. बस ये याद रखना, ये जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क आ रहा है, जो पावर आ रही है सिंक्रोनाइजिंग, वो एक्टिव है, रिएक्टिव नहीं होगी बस. हो गया. क्वेश्चन भी किए थे क्या तुम लोगों ने
इसके क्वेश्चन करो, हो जाएंगे। इंडक्शन के नहीं हो रहे तो मुझसे क्यों नहीं करवा के। कल या परसों कराते हैं इनके सारे, कल या परसों कराते हैं। तुम डेरिवेशन के चक्रों में ज्यादा पढ़ते हो, वो जैसे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उनमें नहीं आएंगे, वो भी करवाते हैं। करवा देंगे, करवा देंगे। इनको सॉल्व कर लेना, कल कल लगभग ये हो जाएगी सिंक्रोनस कंप्लीट, सिंक्रोनस कंप्लीट हो जाएगी। क्यों मशीन का फिर कब तक चलेगी, और कुछ बाकी रहेगा? सिंक्रोनस में ज्यादा कुछ नहीं आता, एक तो वो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन वाला है, एक ये ईएमएफ मेथड के अंदर वो कौन सा वाला ज्यादा वैल्यू देगा, कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, एक ये वाले मेथड जो डार्क मेथड है इनका, वो तो स्टार्टिंग में करवा ही लिया, तभी तो उसको डिटेलिंग में ही देखा था। आउटपुट पावर पर फेज का क्या फॉर्मूला है? आउटपुट पावर पर फेज EF V अपॉन XS साइन डेल्टा, ये फॉर्मूला आता है। नाउ कुछ और भी आता है क्या? स्क्वायर अपॉन 2 Q माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा। ये जो फॉर्मूला था EF V, ये सब पता है ना? EF क्या है? जो जनरेटेड वोल्टेज है, V क्या है? टर्मिनल वोल्टेजेस है, ठीक है। पावर सिस्टम में जब आप स्टेबिलिटी निकालोगे तो उस टाइम पे बहुत काम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो बताएंगे सिंक्रोनस जहां जनरेटर आपका लगा हुआ है वहां पे वोल्टेज आ रहा है EF, ठीक है। इस साइड जहां पे लोड कनेक्टेड है वहां का वोल्टेज है V, तो उस अकॉर्डिंग वो फॉल्ट निकालेंगे। बीच के अंदर आ जाता है आपका रिएक्टेंस, वहां पे लाइन का हो रहेगा, तो वो उसको और साथ में यहाँ इन्वॉल्व करने वाले हैं। ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का भी जो आएगा वो करेंगे। नो, ये फॉर्मूला होता है आपका सेलिएंट पोल जो अल्टरनेटर होता है उसके लिए, और सिलेंड्रिकल के लिए क्या होता है? EF V अपॉन XS साइन डेल्टा। बस इसमें ये वाली टर्म नहीं आती है। ये वाला जो पावर होती है, कौन सी पावर है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब समझते हो ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या हुआ? फ्लक्स कट कर रहे हैं, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये कौन सी है? आपको पता है सेलिएंट पोल में कुछ रिलक्टेंस दिखता था, रिलक्टेंस दिखता था, ये वही पावर है जो रिलक्टेंस की वजह से आती है, उसे बोलते हैं रिलक्टेंस पावर। ये इसमें एक्स्ट्रा होती है, ज्यादा नहीं होती, 15 से 20% मान लो, 15 to 20% के आसपास रिलक्टेंस पावर रहती है, जितनी भी इसकी पावर आएगी। तो ये दो फॉर्मूला है, मेनली आपको ये याद रखना है। ये वाला पोर्शन याद नहीं भी रहे तो काम चल जाएगा, ये चीज जरूर याद रखनी है। इसको याद रखने का तरीका ये है, इनपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, ठीक है, इनटू साइन डेल्टा। डेल्टा लोड एंगल होता है, फील्ड के बीच में एंगल निकालते थे, अगर दो फील्ड हैं तो उनके बीच का एंगल आ जाता था। ये क्लियर है? नाउ वैल्यू कब मैक्सिमम होगी इसकी? जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। ये क्लियर? 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, जीरो पे तो जीरो दे देगा। लोड एंगल में डिफरेंस है, पावर फैक्टर एंगल में डिफरेंस है, वो पहले भी देख रखे हमने ऑलरेडी।
ये क्लियर है? Yes. बस ये फॉर्मूले लिख लो। ये वाला पावर ऑफ, हेडिंग डाल लो पावर ऑफ अल्टरनेटर, पावर ऑफ अल्टरनेटर, ये वाली है आपकी फॉर salient pole and this is for इवन आप इसके अंदर एक बार ये वाली वैल्यू पुट करके देखोगे तो रिलक्टेंस पावर इसमें निकलेगी क्या? जैसे यहाँ पे एक्स डी और एक्स क्यू क्या होता था इसके केस में, इक्वल होता था, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। और इसमें ये भी पता है हमारे को कि इसमें कोई रिलक्टेंस आता ही नहीं था। रिलक्टेंस पता है ना, रिलक्टेंस जो फ्लक्स के बीच में अपोजिशन देता है। हाँ, साइन 2 डेल्टा। क्वेश्चन लिखो इसके बाद। रिएक्टिव पावर का भी आता है लेकिन वो इतना डिटेलिंग में नहीं जाना, इवन डेरिवेशन, क्योंकि आपके इसमें वो नहीं पड़ता है। अगर कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो पावर सिस्टम में से बनेंगे। क्वेश्चन लिखो, व्हेन ये उतार तो लिया ना सबने, तुमने लिख लिया, जल्दी लिख लो एक बार। तुम घर पे पढ़ते हो तो सबसे पहले जैसे टॉपिक खोल लिया करो। फॉर एग्जांपल ये डार्क मेथड है, ये ओपन किया, अब उसमें थ्योरी बड़ी लिखी हुई है, तुम खुद से करो कि एक बार खुद से बोलना स्टार्ट करो खुद को कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। सबसे पहले हम लोग स्पीड देंगे, रेटेड स्पीड प्रोवाइड कराएंगे, फिर फील्ड को देंगे, उसके बाद V1 V2 को मेंटेन कर लेंगे। तो आपको जितना याद है आपको पता चल जाएगा। तो नहीं याद है वो आप फिर उस टाइम पे देख सकते हो, और आपको टाइम कम लगेगा, पढ़ने में 2-3 मिनट ही लगेंगे। वैसे तो लेकर बैठे रहोगे साल निकल जाएगा एक पूरा। When cylindrical pole alternator is connected to bus bar, when cylindrical pole alternator is connected to bus bar, is connected to bus bar, कॉमा लगा के if excitation is adjusted to 0, if excitation is adjusted to 0, then what will be the output power? Then what will be the output power? बताओ भाई। जीरो कैसे?
देखो एक्साइटेशन अगर 0 हुआ तो उसके केस में क्या होगा, V नहीं EF 0, EF अगर 0 हो गया तो आपका आउटपुट पावर 0, ठीक है। तो वहां लिख लो आउटपुट पावर इक्वल टू 0, ZERO 0, आउटपुट पावर इज 0, ठीक है। आउटपुट पावर इक्वल टू 0 क्योंकि EF आपका 0 हो जाएगा, P आउट लिख लो चाहे यहाँ आउटपुट पावर या OP कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the salient pole alternator is connected to bus bar, when the salient pole alternator is connected to bus bar, if excitation is adjusted to 0, if excitation is adjusted to 0, then what will be the output power? Then what will be the output power? अरे ये उसी में लिखना है, नोट्स में ही लिखना है, तेरे को ही बोल रहा हूँ। भर गई क्या? अच्छा ठीक, चलो कोई बात। जीरो आएगा या नहीं? कौन सी? 0 नहीं आएगा, फिर कितना आएगा? हैं? नहीं, इसका आंसर होगा, इसको देखो, EF 0 होगा, सिलेंड्रिकल में EF 0 होते हैं, आउटपुट पावर 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तो ये वाला तो बचेगा, तो आउटपुट पावर इक्वल टू होगा रिलक्टेंस पावर, तो आउटपुट पावर इक्वल टू रिलक्टेंस पावर, ठीक है। आउटपुट पावर इक्वल टू, आंसर में लिख लो आउटपुट पावर इज इक्वल टू रिलक्टेंस पावर, और P आउट के इक्वल लिख लो ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन, V²/2 ये वाली आउटपुट पावर होगी। मींस आपको आउटपुट पावर एक्साइटेशन को 0 करके पूछे तो उस हिसाब से आपको आंसर करना, ठीक है। वैसे तो मैं सिंक्रोनस जनरेटर कंप्लीट कराने में हूँ, एक आध टॉपिक है, अभी कल कराऊंगा, मेरा गला खराब हो रहा है। बोल एक बार कंटिन्यू ज्यादा पढ़ाने से फिर गला दर्द करने लग जाता है।